हेलो, वेलकम टू हॉस्टल स्टडी। आई एम दुर्गेश कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे तालिबान के बारे में, उस तालिबान के जन्म के बारे में जहां पर दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क हथियार डालने पर मजबूर हुआ है। अमेरिका ने लगभग 16 वर्षों तक अफ़गानिस्तान में तालिबान से संघर्ष किया, 10 खरब डॉलर लगभग खर्च किए, फिर भी इसके बावजूद भी उसको वहाँ से हटना पड़ रहा है। तो इस नज़रिए से भी तालिबान के बारे में जानना आवश्यक है। हम लोग जानेंगे तालिबान है क्या, ये कैसे तालिबान बना, ये शुरुआत में क्या था, इसको किन किन देशों ने सपोर्ट किया, या कौन से देश इसके दुश्मन थे, या कौन से संगठन थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, हम लोग जानते हैं। शुरुआत में तालिबान एक स्टूडेंट संगठन था। ये संगठन स्टूडेंट ऑफ जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के नाम से जाना जाता था। ये 1994 में बना था तथा 1996 में ये तालिबान के नाम से अस्तित्व में आया। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने इसको सपोर्ट प्रदान किया। ऐसे देश जिन्होंने तालिबान को पैसा दिया या सहायता प्रदान की, उनमें से मेन थे पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया। ये तो हो गए देश जिन्होंने इनको सपोर्ट प्रदान किया। अब ऐसे भी देश रहे होंगे जो छोटे छोटे संगठन रहे होंगे, देश नहीं, छोटे छोटे संगठन थे जो इनको मदद दिए होंगे, जो अफगानिस्तान में ज़मीन प्रदान किए होंगे इनको मजबूती देने के लिए, जो भी है मतलब पैरों पे खड़ा होने के लिए। उनमें से थे हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा, तहरीक-ए-नफ्स, शरीयत-ए-मोहम्मदी, हज़ब-ए-इस्लामी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। ये जो देश थे इसको तालिबान को उत्पन्न करने में या उसको मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जब इतने सारे देश इसको मदद दे रहे थे तो इनके बीच में आपसी बात, जाहिर सी बात है, कुछ दुश्मन भी रहे होंगे। ये दुश्मन एक तो खुद अफ़गानिस्तान था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, इंडिया भी उसमें शामिल था, रसिया, यूएसए। और जब इसमें यूएसए शामिल हो गया तो सारे नाटो सदस्य शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नाटो सदस्य की एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत अगर कोई एक देश पे हमला करता है तो वो सारे नाटो के विपरीत हमला माना जाएगा और सारे देश, नाटो सदस्य देश, उस देश के विरुद्ध हमला कर देंगे। एक ISAF संस्था थी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ये जो थे तालिबान के दुश्मन थे। अब इन्हीं में से छोटे छोटे ग्रुप भी जो थे जो तालिबान को पसंद नहीं करते थे या उनके दुश्मन थे, उसमें हज़ब-ए-वहादत मेन दुश्मन था, जमीयत-ए-इस्लामी, ये छोटे छोटे ग्रुप थे जो उनके दुश्मन थे। अब तालिबान के दोस्त और दुश्मन दोनों बन चुके थे। अब तालिबान ने अपने पैर पसारने स्टार्ट किए। तालिबान बेसिकली 2 जगह था। एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर उसका जन्म भी हुआ था और अफ़गानिस्तान के अंदर एक तालिबान जो था वो पाकिस्तान के अंदर था। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान था उसे अफ़गान तालिबान बोलते थे, लेकिन जो पाकिस्तान में तालिबान था वो तहरीक-ए-तालिबान के नाम से जाना जाता था। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान था उसके इलाके लगभग 75% इलाका जो था अफ़गानिस्तान में उसने कब्जा कर रखा था। अफ़गान गवर्नमेंट एक नाम की गवर्नमेंट रह गई, उसका अस्तित्व कुछ ज़्यादा नहीं रहा था। मात्र 25% क्षेत्र पर अफ़गानिस्तान का जो कब्जा था। अफ़गान तालिबान राजधानी में तो नहीं था, लेकिन उसके जो आस पड़ोस के क्षेत्र जैसे कि गजनी, फराह, कुंडज, हेलमान, इन पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा था। कुछ इलाके में सिविल वार चल रहा था, किंतु कम उन पर प्रभुत्व था तालिबान का, और कुछ अफ़गान आर्मी के साथ थे। कुछ क्षेत्रों में अफ़गान गवर्नमेंट का कब्जा था। ये तो बात हो गई अफ़गानिस्तान की। अब कुछ हिस्से जो थे पाकिस्तान में तालिबान के अंडर रहते थे, जो तहरीक-ए-तालिबान के नाम से जाने जाते थे। उनमें नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान
या पेशावर के दक्षिण पश्चिम में औरंगजाई, जिसे तहरीक तालिबान के नाम से जानते थे, ये पाकिस्तान में उसका प्रभुत्व था, अधिकार कह सकते हैं। अब पाकिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान में तालिबान एक मजबूत स्थिति में आ चुका था। इसी बीच एक ब्रिटिश और रसिया, ये दोनों देशों का एंट्री होती है। ब्रिटिश एम्पायर जो हमेशा से चाहता था कि तालिबान उसके कब्जे में रहे, तालिबान नहीं, अफगानिस्तान उसके कब्जे में रहे, और रसिया वो भी चाहते थे कि उसका प्रभुत्व अफगानिस्तान में रहे। ये दोनों देश बड़ी भूमिका में रहे और ये दोनों देश कहीं ना कहीं आपस में लड़ते रहे, जिसके ग्रेट गेम नाम की संज्ञा दी गई। यह ग्रेट गेम अफगानिस्तान में अपने प्रभुत्व को मतलब दर्शाने के लिए लड़ा गया, बताने के लिए लड़ा गया, जो भी था। एक ग्रेट गेम स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान के लिए था। इसमें अफगान और रूस का बार जो युद्ध होता है 1978 से 92 तक की चलता है, हम सभी को पता है। इसी समय 1978 में रूस के समर्थन से अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका ये मानना होता है कि कोई भी देश या कोई भी शासन हम पे नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसको अपने नेचर के खिलाफ मानते हैं। भारत में भी ऐसी कई सारी जनजातियां हैं जिनके लिए अलग से शासन की व्यवस्था की गई है। असम में CAA का NRC वगैरह इसका विरोध चल ही रहा है। इसी के संदर्भ में अफगानिस्तान में भी कुछ जनजातियां थीं जो कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन नहीं करती थीं। वो पुराने ख्यालों की थीं और यही चाहती थी कि उनका जो शरीयत कानून के समर्थन में थीं, और तालिबान इसका घोर समर्थक था। अब अफगानिस्तान में 1978 में कम्युनिस्ट सरकार बन चुकी थी। इसी समय पाकिस्तान में जिया उल हक बहुत चिंतित हुए। उनका मानना था अगर अफगानिस्तान मजबूत बनता है तो पाकिस्तान के जो हित हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब से, USSR से मदद ली और तालिबान के जो लड़ाके थे उनको मदद दी और ट्रेनिंग भी दी। USSR ने भी 1992 में तालिबान लड़ाकों को मदद दी। सऊदी अरब ने भी मुजाहिदीनों को फंड दिया तथा पाकिस्तान में जो ISI है उसने भी ट्रेनिंग दी। इसी बीच सभी देशों का प्रेशर भी था, जिससे कि सभी जो ग्रुप थे उनके एक आम सहमत हुई और उसी सहमत से एक समझौता हुआ जिसे पेशावर एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उस पेशावर एकॉर्ड के तहत एक नया काम हुआ। एक तो इसमें अंतरिम सरकार बनाई गई जो सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ लेकर चलने की बात करती थी, ठीक। और एक दूसरा एक नया काम ये हुआ कि अफगानिस्तान का नाम बदलकर एक नया नाम रखा गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। वजह, इसमें एक व्यक्ति थे हजब इस्लामी। उनको लालच था, उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर में रहे, और इसी के चलते अफगानिस्तान में फिर से एक बार सिविल वार शुरू हो गई। इस सिविल वार में मुख्यतः 3 प्लेयर थे। एक तो हजब इस्लामी, जिनको लालच था, उनको लगता था पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर में रहे। इनको ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो सपोर्ट कर रही थी। एक दूसरी जो थी हजबे इबादत, दूसरा प्लेयर, इसको ईरान सपोर्ट कर रहा था। एक तीसरा अतिहद ये इस्लाम, इसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था। एक और ग्रुप था जो बाद में 1996 में तालिबान बना। इस अफगान तालिबान के प्रथम नेता अब्दुल रहमान थे। इस तालिबान के शुरुआत में प्रभाव जो था पश्तून जनजात पे था। 1996 में एक नए नेता बनते हैं मुल्ला उमर। इन्होंने तालिबान को संगठित किया।
यह तालिबान संगठन जो था सुन्नी संप्रदाय को लेकर चलने वाला ग्रुप था। इस्लाम में दो ग्रुप होते हैं, एक सुन्नी एक शिया। तालिबान मुख्यतः सुन्नी धर्म को लेकर चलने वाला ग्रुप था। अब मुल्ला उमर आ जाने से एक नया अध्याय जुड़ जाता है, वो अलकायदा का। 1996 में अलकायदा का सरगना या मुखिया ओसामा बिन लादेन 1996 अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर आया था, जहां पर उसने तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ओसामा बिन लादेन ने यहीं से अमेरिका हितों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका को तालिबान से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अलकायदा को पनाह देना सबसे बड़ा उसे नागवार गुजरा। इसलिए अमेरिका कूटनीतिज्ञों ने मुल्ला उमर को हिदायत दी कि ओसामा का साथ छोड़ दे, मगर उमर ने इसे हमेशा नज़रअंदाज किया और जो बाद में रही सही कसर 9/11 आतंकी हमले ने पूरी कर दी। अब 9/11 के बाद अमेरिका पूरी तरीके से हाथ धोकर तालिबान व अलकायदा के पीछे पड़ गया और उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका वहाँ 16 वर्षों तक लगभग 10 खरब डॉलर खर्च किए हैं। कितनी बड़ी धनराशि है। इतना खर्च करने के बाद उसको वहाँ पे मतलब सफलता नहीं मिली। वजह पाकिस्तान, ब्रिटेन, ये सब कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से तालिबान को सपोर्ट करते थे। एक तो वहाँ जो जनजाति इलाका है वो किसी दूसरे का शासन नहीं मानते, कहीं ना कहीं एक ये भी एक कारण था जिसके कारण वहाँ पे अफ़गानिस्तान को सफलता नहीं मिली। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क, इतना बड़ा मुल्क पीठ दिखा के नहीं भाग सकता था। उसके बाद ट्रंप आए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अपने चुनावी सभा में वादा किया अमेरिकी नागरिकों से कि अफ़गानिस्तान में जो जिसका रिजल्ट नहीं निकल सकता है, ऐसे युद्ध को वो समाप्ति करेंगे और वहाँ से अपनी सेना को वापस लाएंगे। ये चुनावी उनका मुद्दा था और उन्होंने इस मुद्दे को बखूबी निभाया भी। अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में जो भी एक इनके बीच में समझौता हुआ, उसके तहत ही 1-1.5 साल में अपनी सेना जो है बुला लेंगे। अब अमेरिका वहाँ से अपनी सेना को वापस बुला रहा है, लेकिन इस बीच अब एक तीसरा पोर्शन जो एक दुश्मन देश था इंडिया, अब तालिबान के, क्योंकि तालिबान ने कभी भी भारत से संपर्क नहीं किया और ना ही भारत ने कभी भी तालिबान से संपर्क किया। अब अमेरिका के जाते ही होगा क्या, पाकिस्तान का वहाँ पे प्रभुत्व बढ़ जाएगा और वो पाकिस्तान जो तालिबान का समर्थक देश है, भारत तो उसका एक अपोजिट देश है, और भारत ने वहाँ पर करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं। हमने वहाँ पर संसद बनाई है, डैम बनाए हैं, और अभी इसी लॉकडाउन में हम लोगों ने वहाँ टनों अनाज भेजा है ताकि अफ़गानिस्तान में कहीं भूखमरी ना फैले। इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ भारत मजबूत हो। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही पाकिस्तान वहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाएगा। तालिबान ऑलरेडी वहाँ इतना मजबूत है कि अफ़गानी सरकार की ज़्यादा नहीं चलती। यहाँ तक कि जब शुरुआत में जब अमेरिका के साथ शांति वार्ता शुरू हुई तो अफ़गानिस्तान को शामिल तो किया गया, लेकिन उसको लॉबी में ही बैठा दिया गया। जो मतलब शांति वार्ता अफ़गानिस्तान के लिए हो रही, लेकिन अफ़गानिस्तान को लॉबी में बैठा दिया गया और तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हो रहा है। तो इस फैक्टर से तालिबान वहाँ पे मजबूत है। आने वाले समय की यही मांग है कि भारत तालिबान से संबंध स्थापित करे, और ये एक बहुत भारत के लिए नाजुक कड़ी है कि उसने कभी भी पहले तालिबान से कोई भी बात नहीं की। इसका एक रीज़न ये भी रहा है कि तालिबान हमेशा पुराने ख्यालात का था। वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान में शरीयत का कानून, इस्लामी कानून स्थापित हो। इस वजह से भी भारत ने तालिबान को कोई तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अब समय की मांग है कि भारत तालिबान को वार्ता की टेबल पर लाए
तालिबान से संबंध स्थापित करे, अफ़गान सरकार से भी संबंध स्थापित करे, तालिबान से भी स्थापित करें, क्योंकि अब बिना तालिबान के बिना अफ़गानिस्तान में शांति वार्ता संभव नहीं है। ये बात अमेरिका भी समझता है और भारत भी समझना होगा इस बात को। भारत के लिए कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, क्योंकि रसिया और अमेरिका कितनी विरोधी देश हैं एक दूसरे के, फिर भी इन दोनों के बीच में भारत ने एक संयम बरता, दोनों से दोस्ती रखी है। इसी तरीके से तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच भी भारत दोस्ती रख सकता है। तो आने वाले समय में भारत को तालिबान से वार्ता करनी होगी, ये समय की मांग है। आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या भारत को तालिबान से वार्ता करनी चाहिए कि नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, अपनी राय रखें। उम्मीद करते हैं तालिबान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। हेलो।